हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कविता पतंग। इस कविता के रचयिता श्री आलोक धन्ना जी हैं। इस कविता में कवि एक ऋतु के जाने के बाद जो दूसरी ऋतु आती है उसके बीच के समय का वर्णन कर रहे हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज़ बौछारों के साथ अर्थात भारी बारिश के साथ भादों का महीना बीत चुका है और अब दूसरी ऋतु शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु में आसमान साफ हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध वातावरण में सूर्य खरगोश की आँखों जैसा लाल लाल दिखाई दे रहा है और इस शुद्ध वातावरण में बच्चे अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी नई चमकीली साइकिलों को तेज़ तेज़ चला रहे हैं और घंटी बजा रहे हैं। जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे होते हैं या उनके जो दोस्त हैं उनको इशारों से बुला रहे हैं कि आओ पतंग उड़ाएं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शरद ऋतु में आसमान इतना शुद्ध हो जाता है जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। तो जहाँ पर इस मुलायम वस्तु अर्थात आसमान साफ हो गया है तो पतंग भी आसानी से उड़ सकता है। तो कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की पतली कमानी उड़ सके। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पतंग तो एकदम पतली कागज़ से बनी होती है, उसमें पतली सी बाँस लगी होती है और आसमान इतना साफ़ हो गया है कि इसमें बहुत पतली कागज़ से बनी हुई जो पतंग है वो आसमान में आसानी से उड़ सकती है। तो बच्चे साफ़ वातावरण में बहुत खुश हैं और सीटियाँ बजाते हुए और किलकारियाँ करते हुए पतंग उड़ा रहे हैं और आसमान में उड़ता हुआ रंग बिरंगा पतंग ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही हों। दूसरी कविता में देखते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। यहाँ पर कवि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कोमलता के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि छोटे बच्चे इतने कोमल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जन्म से ही अपने साथ रुई अर्थात कपास लेकर आए हुए हैं और जब वे अपने नन्हे पैरों से इधर उधर घूमते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे। जब वे दौड़ते हैं बेसुध अर्थात उन्हें तो होश नहीं रहता, वो उत्साह के साथ इधर उधर दौड़ते रहते हैं और कवि कहते हैं उनके दौड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे छत भी ठोस नहीं है बल्कि नरम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो उनके पैरों से जो आवाज़ आती है वो मृदंग जैसा मधुर आवाज़ है। मधुर आवाज़ से जब वो इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनके उत्साह का कोई ठिकाना नहीं रहता। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो उन्हें अपने गिरने का डर नहीं होता। कई बार पतंग की जो पतली सी डोर होती है उसी से वो गिरने से बच जाते हैं। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पतंग की पतली सी डोर भी उन्हें बचा लेती है, महज एक धागे के सहारे अर्थात जो पतली सी डोर होती है उसी के सहारे वो गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। यहाँ पर कवि हम लोग को समझा रहे हैं कि जैसे पतंग इधर उधर आसमान में उड़ता है वैसे ही बच्चे इधर उधर पैरों से थिरकते हुए घूम रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे अर्थात अपनी खुशी के सहारे, उत्साह के सहारे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि बच्चे बेसुध होकर पतंग उड़ाने वाले बच्चे कभी गिरते हैं तो कभी छत के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वे निर्भीक होकर अगली सुबह पुनः चमकीले आसमान में फिर से घूमते रहें और उत्साह और बेचैनी के साथ पृथ्वी को नाप लेने वाली तत्परता के साथ
इधर उधर दौड़ते हैं। उनके दौड़ने से ऐसा लगता है मानो उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि दोहरे उत्साह के साथ वो दूसरे दिन फिर से घूमते हैं।